कार्बन में हमने क्रिस्टलीय अप्रूव पढ़ लिए थे। इसमें कार्बन परमाणु की नीचे ज्यामितीय संरचना थी। हमने हीरे पे चर्चा की, हम लोगों ने हीरे के साथ साथ आपका ग्रेफाइट पढ़ा और हमने फ्लोरीन पे चर्चा की। हमने ग्रेफीन पे भी बात की थी, जो नया रूप है, याद रखिएगा ये नया रूप है कार्बन के, इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम जो बातें स्टार्ट कर रहे थे एक्सियल रूप में, और एक्सियल रूप में चार बातें हमने पढ़नी थी, और इसमें पहली बात जो हमने बात की थी वो तुम्हारा कोयला हमने पढ़ा था। कोयला, चारकोल, कोक और तुम्हारा कार्बन चूर्णिया, कार्बन चूर्णिया। नमस्कार नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए आइए, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बात कर ली तुम्हारे कोयले पर, हमारी बातें हो गई थी, और मैंने आपको बताया था कि कोयले का निर्माण किस प्रकार होता है। जब पृथ्वी का अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप, याद रखना दाब अधिक होगा और ताप अधिक होगा तो किण्वन की क्रिया हो जाती है, उस वजह से जीवों के कठोर भागों से कोयले का निर्माण होता है। कार्बनिफिकेशन कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, याद रखना। कार्बनीकरण कहते हैं इस घटना को हम, कोयले निर्माण की क्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। और अधिक ताप की दोनों की आवश्यकता रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि कोयले की कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर चार किस्में होती है, पीट, लिग्नाइट, इसके बाद आपका बिटुमिन बनता है और एंथ्रासाइट बनता है। सबसे ऊपर अगर हम रहे, अगर तुम्हें गहराई के साथ सबसे ज्यादा गहराई पर कौन सा कोयला मिलता है तो याद रखना तुम लोग। सबसे ऊपर मिलेगा पीट, इसके बाद मिलेगा तुम्हारा लिग्नाइट, इसके बाद मिलेगा लिग्नाइट, इसके बाद हमें मिलेगा बिटुमिन, बिटुमिन मिलेगा, और सबसे अंत में हमें एंथ्रासाइट मिलता है। तो सबसे नीचे अगर आपसे बात करें कोई कि सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे पृथ्वी की अवसादी चट्टानों बिल्कुल नीचे कौन सा कोयला मिलेगा तो वो तुम्हारा एंथ्रासाइट होगा। सबसे ऊपर जो मिलेगा वो पीट मिलेगा, पीट के नीचे तुम्हें लिग्नाइट मिलेगा, और लिग्नाइट के नीचे बिटुमिन होगा, और बिटुमिन के नीचे तुम्हारा एंथ्रासाइट होगा। तो ये कोयले मिलने का यानी पृथ्वी की सतह से अगर बात करें गहराई में, गहराई पर जो कोयला मिलता है वो तुम्हारा एंथ्रासाइट होता है। तो पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रासाइट, PLBA नाम से भी तुम याद कर सकते हो इनको, या पीली और BA इस नाम से याद कर सकते हो। पीली कोई लड़की का नाम रख लो मान लो, और PA, B का मन बिटुमिन है और A का मन एंथ्रासाइट, इस प्रकार भी तुम याद कर सकते हो। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि कोयला सबसे ज्यादा जो अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है इसी क्रम में याद करना होता है तुम्हें। पी लिग्नाइट यानी पीली और PA इस नाम से याद करना था तुम लोगों को। पी में 60% के आसपास था, यहाँ 68% था, यहाँ 80% के आसपास था, या 98% तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ये तुम्हारे कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी। सबसे पहले जो कोयला बनेगा वो पीट बनेगा, और सबसे अंत में जाकर जो बनेगा वो एंथ्रासाइट बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आयु के अनुसार हम बात करें सबसे ज्यादा आयु किस कोयले की रहेगी तो तुम्हारा एंथ्रासाइट होगा, सबसे बाद में जाकर बनता है। तो सबसे पहले तुम्हारा पीट इसकी आयु कम रहेगी, और सबसे बाद में तुम्हारा एंथ्रासाइट। तो ये दो बातें तुम लोग ऐड कर लेना, एक तो सबसे गहराई में कौन मिलता है और सबसे ज्यादा आयु किस कोयले की होती है, ये बात आप याद करना। तुम्हें लिखवा देता हूं, कोयले में याद रखना। तो आयु के आधार पर हम बात करें, आयु के आधार पर बात करें तो ये पीट की आयु सबसे कम है, पीट के बाद लिग्नाइट की उससे ज्यादा है, लिग्नाइट की उससे ज्यादा है, इसके बाद बिटुमिन की रहेगी तुम्हारी, याद रखना, नोट डाल के लिख लेना, बिटुमिन रहेगी, और अंत में तुम्हारा एंथ्रासाइट रहेगा। तो आयु के आधार पर कोयले की आयु रह जाएगी। और आयु के बाद अगर हम बात करें कठोरता की बात करें तो मैंने तुम लोगों को कल बता दिया था कि जो तुम्हारा पीट होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला कोयला है। तो सबसे कठोर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कठोरता इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी, सबसे कठोर तुम्हारा एंथ्रासाइट होगा। तो कठोरता और आयु और गहराई के साथ अगर हम बात करें तो गहराई की भी बात करें तो इसी प्रकार की गहराई का बढ़ता क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। तो ये तीनों बातें तुम नोट डाल के कोयले में लिख सकते हो। सबसे पहली जो बात नोट डालकर आपको लिखनी है कि आयु के आधार पर सबसे ज्यादा आयु किस कोयले की है, तो इस प्रकार बढ़ाते चलिएगा। कठोरता भी सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट की होगी, और गहराई में भी सबसे ज्यादा तुम्हारा एंथ्रासाइट कोयला ही पाया जाएगा। नमस्ते शारदा, नमस्ते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बातें तीनों और बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तीन बातें आपको समझ में आई होंगी कि आयु और कठोरता और इस प्रकार तुम्हें गहराई। और कल मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसी प्रकार बढ़ाते चले तुम, और ऊष्मा भी याद रखना, ऊष्मा भी सबसे ज्यादा तुम्हारा एंथ्रासाइट कोयला ही देता है। तो ये चार बातें हमने इसमें और पढ़ ली, तीन बातें याद रखिएगा तुम लोग, तीन बातें और ऐड कर लेना कि आयु के आधार पर सबसे ज्यादा आयु तुम्हारी एंथ्रासाइट की होगी, कठोरता भी तुम्हारी सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट की होगी, गहराई भी सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट मिलेगी। तो PLBA इस नाम से भी तुम इसको याद कर सकते हो, या पीली BA यानी पीली कोई लड़की का नाम रहेगा, और BA कर लिया तो इस प्रकार तुम्हें करना है, याद करनी है, कोई लोग इस प्रकार तुम याद कर सकते हो। तो पी, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट इधर जब बढ़ते हैं तो कठोरता बढ़ती है, गहराई बढ़ती है, और कोयले की आयु भी बढ़ती है। ये तीन बातें आपको और याद करनी है। चलिए, तो ये कोयले की कहानी थी, याद रखिएगा, ये कोयले की कहानी थी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने कल तुम्हें भंजक आसवन करवाया था, कोयले का भंजक आसवन मैंने करवाया था। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, भंजक आसवन जब मैंने तुम्हें करवाया था मैंने कहा था कि जब तुम कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हो, कितना गर्म करते हो, तुम्हारे पास ये कोयला है, मतलब कोई कार्बन कोयला है, इसको तुम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए जहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं होनी चाहिए, या बहुत सीमित मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, बहुत सीमित मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, या वायु की पूर्ण अनुपस्थिति होनी चाहिए। और यहाँ पर जो ताप होता है वो 1000 डिग्री से लेकर 1400 डिग्री तुम्हें रखना था। और यहाँ पर जब इसको कार्बन को तुम गर्म करोगे तो तुम्हें चार चीजें यहाँ मिलेंगी, चार चीजें तुम्हें यहाँ मिलेंगी, और वो चार चीजों में तुम्हारा रहेगा पहला, अगर हम बात करें तो यहाँ कोल गैस मिलती है, ये कोल गैस मिलती है, याद रखना। फिर तुम्हें कोक मिलता है, और इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था कि अमोनियम द्रव, जलीय अमोनिया द्रव मिलता है, यहाँ जलीय अमोनिया द्रव मिलता है, याद रखिएगा। और अंत में जो मैंने बताया था कि जो तुम्हारा कोलतार होता है वो भी यहाँ मिलता है। तो ये चार बातें यहाँ मिलती हैं। कब मिलती है याद रखना, जब तुम कोयले का भंजक आसवन करते हो। और भंजक आसवन का मतलब समझना तुम लोग, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हो। चार बातें तुम्हें याद रखनी है। तो मैं एक्सियल रूप पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक्सियल रूप में हम अब जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोक पर। ये कोक क्या है, तो चार रूपों में पाया जाता है एक्सियल, जिसमें हमने पहला कोक कोयला पढ़ लिया, और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो तुम्हारा कोक है। वो तुम्हारा कोक है, कोका कोला वाला पीने वाला नहीं है, ये तुम्हारा कार्बन का एक अपर रूप है। कोक क्या है तो ध्यान सुनना, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में कोयले के भंजक आसवन से, कोयले के भंजक आसवन, भंजक आसवन से, भंजक आसवन से, भंजक आसवन मतलब वायु की अनुपस्थिति रहेगी, और 1000 से 1400 डिग्री तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले के भंजक आसवन से कोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कोक प्राप्त होता है। भंजक आसवन क्या कोक प्राप्त होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सुनना, भंजक आसवन कर रहे हैं, आसवन कर रहे हैं तो जब गर्म करते हैं उसमें जो नमी की मात्रा होती है कोयले के अंदर से, वो नमी की मात्रा बाहर निकल जाती है, और जब नमी की मात्रा बाहर निकल जाती है तो तुम्हें एक कार्बन का रूप प्राप्त होता है जिसे हम कोक कहते हैं। और इस कोक में इसमें 80 से 85% तक कार्बन होता है, 80 से 85% तक कार्बन होता है, तब कार्बन होता है, याद रखना, कार्बन होता है। तो कोक में कितना कार्बन होता है तो याद रखना 80 से 85% तक कार्बन होता है। और ये जो तुम्हारा कोक होता है इसका उपयोग जो हम करते हैं, इसका जो उपयोग किया जाता है वो बड़े बड़े उद्योगों में, ईंधन के रूप में करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, या बॉयलरों में करते हैं इसका उपयोग, बॉयलरों में पानी गर्म करने जो बॉयलर होते हैं, बड़े बड़े बॉयलरों में करते हैं, याद रखिएगा इसका उपयोग। और एक नोट करके लिखना है, कार्बन का यह रूप बिना धुएं के साथ जलता है, बिना धुएं के साथ जलता है, याद रखना। प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन सा अक्रिस्टलीय रूप बिना धुएं के साथ जलता है, तो वो याद रखिएगा तुम्हारा कोक रहता है।
तो कोक कैसे बनाते हैं हम? कोयला लीजिए और उस कोयले का तुम भंजक आसवन कर दो, यानी उसे वायु की उपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री तापमान पर उसे गर्म करना है, जलाना नहीं है, याद रखना, उसे गर्म करना है, जलाना नहीं है। जलाने से तो राख बनेगी, याद रखिएगा, वो कोई काम नहीं, जलाने से गर्म करना है। और इसमें 80 से 85% तक कार्बन होता है। बड़े बड़े उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करेंगे। और कार्बन का जो ये रूप होता है, ये बिना धुएं के साथ जलता है। तो प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन सा रूप बिना धुएं के साथ जलता है, तो वो तुम्हारा कोक रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये तुम्हें कोक समझ में आया है, क्या ये कोक समझ में आया है? बिल्कुल विनोद, नरेश, बहुत बढ़िया कविता। चलिए, तो आगे हम बातें कर रहे हैं। तो दो रूप हमने चर्चा कर ली, पहला तुम्हारा पढ़ लिया हमने कोयला और दूसरा हमने पढ़ लिया तुम्हारा कोक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुम्हारे चारकोल पर। चारकोल, अभी चारकोल क्या है, ध्यान से सुनना बातों को आराम से। चारकोल क्या है? कोयले को या कार्बन का कोई भी रूप रहे, कार्बन का कोई भी रूप रहे, या कोयले को या कार्बन कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। वायु की उपस्थिति में गर्म करना, याद रखना। तो ध्यान सुनना, चारकोल क्या है? वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति है। अब यहाँ वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति है। विकास आगे शुरुआत का एक टॉपिक तुम्हारा परमाणु वाला है, उस पर हम बात कर लिए सर से, मैं तुम्हें एक दो दिन में उपलब्ध करवा दूंगा विकास। बाकी तो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, और साइंस में प्रॉपर नोट्स इसी प्रकार बनाए जाते हैं विकास, याद रख लेना। क्योंकि हिस्ट्री की तरह या ज्योग्राफी की तरह नोट्स नहीं बना सकते साइंस में। और बाकी मैं तुम्हें सर से बात होगी तो मैं तुम्हें दो टॉपिक शुरुआत के हैं, आपके परमाणु वाला और दूसरा जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया वाला, उसकी मैं पीडीएफ तुम्हें कल तक उपलब्ध करवा दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। बाकी मुझे बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आने की होती है कि हमने क्या पढ़ना होता है, कहां से? विकास बताइएगा कि आप लोगों को जो चीज पढ़ा रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपको मैं उपलब्ध भी करवा दूंगा, बिल्कुल उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता न करें, विश्वास बनाए रखिएगा। मैं आपको सारी चीजें उपलब्ध करवाऊंगा। शुरुआत के दो टॉपिकों के नोट्स में तुम्हें कल तक उपलब्ध करवा दूंगा, बाकी तो आप बना लो आराम से, ये बड़े आसान टॉपिक है। चलिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया और परमाणु वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ रहता है, इसलिए प्रॉपर नोट्स नहीं बने होंगे, तो मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। चलिए, तो वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। पहले हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे, तो चलिए वायु की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ लो, कोई भी आप कोई भी कार्बनिक पदार्थ लो, लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी को भी गर्म कीजिए, वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। तो वायु की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करना, कितना गर्म करना है? गर्म करने पर गर्म उतना ही करना है, कितना? 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक, 1000 से 1400 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल प्राप्त होता है। अब तुम्हें वायु की उपस्थिति में है और पहले वायु की अनुपस्थिति, तो एक प्रकार का भंजक आसवन होता है। ये भी एक प्रकार का भंजक आसवन है जिसमें या तो वायु की उपस्थिति होती है या वायु की अनुपस्थिति, लेकिन वायु की सीमित मात्रा होती है। वायु की सीमित मात्रा लिख सकता हूं मैं यहाँ उपस्थिति की जगह, वायु की सीमित मात्रा लिख दो तुम लोग। वायु की सीमित मात्रा तो बहुत कम ऑक्सीजन। वायु की सीमित मात्रा में जब तुम कार्बनिक पदार्थों को गर्म करोगे तो चारकोल प्राप्त होता है। ये तुम्हारा चारकोल प्राप्त होता है। ये तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है चारकोल, याद रखना। तो चारकोल के प्रकार देखना तुम लोग, चारकोल के प्रकार और चारकोल जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला कास्ट चारकोल होता है, वुड कास्ट, वुड बोलते हैं कास्ट चारकोल या वुड चारकोल बोलते हैं। कास्ट चारकोल हो गया तुम्हारा। एक तुम्हारा जानतो यानी एनिमल का, ये एनिमल होता है, जानतो होता है, ये जंतुओं से प्राप्त होता है, तो इसे जानतो चारकोल बोलते हैं। एनिमल चारकोल बोलेंगे, याद रखिएगा, इसे तुम एनिमल चारकोल बोलते हो। ये तुम्हारा वुड चारकोल हो जाएगा, याद रखिएगा। और तीसरा तुम्हारा है शुगर, अगर मैं कहूं शुगर चारकोल हो जाएगा। शर्करा चारकोल बोलते हैं, शर्करा चारकोल बोल देते हैं, जैसे शुगर का चारकोल बोल देते हैं। तो ये तीन प्रकार का चारकोल तुम्हारा आता है। तीन प्रकार का चारकोल है। पहला कास्ट लकड़ी है। अब तुम लकड़ी को लो, वायु की उपस्थिति यानी वायु की सीमित मात्रा में उसे गर्म करो तुम, और जब तुम गर्म करोगे तो तुम्हें ये लकड़ी का चारकोल प्राप्त होता है। जंतुओं में तुम दो प्रकार के बना सकते हो, एक तुम हड्डियों का चारकोल बना सकते हो, याद रखना, हड्डियों का चारकोल बना सकते हो उसमें, और एक तुम बना सकते हो रक्त का चारकोल। ब्लड भी तुम्हारा कार्बनिक पदार्थ होता है, तो रक्त भी तुम्हारा कार्बनिक पदार्थ है, याद रखिएगा। तो रक्त का भी तुम चारकोल बना सकते हो। ये जानतो चारकोल होते हैं, ये जंतुओं से प्राप्त चारकोल होते हैं। तीन प्रकार के हैं, कास्ट चारकोल हो गया तुम्हारा, जानतो चारकोल हो गया, शर्करा वाले। तीन प्रकार के तुम्हारे चारकोल पड़े जो जंतु एनिमल से प्राप्त होते हैं। उसमें दो प्रकार हमने पढ़े, एक तुम्हारा हड्डियों का चारकोल हो गया और तुम्हारे रक्त का चारकोल हो गया है। अब चारकोल का उपयोग कहां करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा तुम लोग। जो चारकोल होता है वो वैक्यूम पैदा करता है। वैक्यूम का मतलब समझना, वहां से वो गैसों का अवशोषण कर लेता है। चारकोल जो होता है वो गैसों का अवशोषण कर लेता है, याद रखिएगा। इसलिए निर्वात पैदा करने के लिए हम चारकोल का उपयोग करते हैं। चारकोल का उपयोग किया जाता है निर्वात, वैक्यूम पैदा करने के लिए। तो पहला उपयोग अगर हम इसकी बात करें कि उपयोग कहां होगा, चारकोल के उपयोग कहां होंगे, तो ध्यान सुनिएगा। इसका उपयोग होता है निर्वात पैदा करने में, वैक्यूम पैदा करने में, निर्वात पैदा करने में। तो वैक्यूम पैदा करने के लिए हम चारकोल का उपयोग करते हैं। अब सुनना कैसे, जैसे हमारी लकड़ी थी, ये कोई लकड़ी थी। इस लकड़ी को जब तुम बहुत ज्यादा गर्म करते हो वायु की उपस्थिति में 1000 से, तो इस लकड़ी के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ये छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ये छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। ये तुम्हारा लकड़ी का चारकोल बन गया है, ये तुम्हारा लकड़ी का चारकोल बन गया है। और जब तुम्हें निर्वात पैदा करना होता है, तो वहां पर तुम इसको रखोगे तो ये गैसों का अवशोषण कर लेता है। ये गैसों का अवशोषण कर लेता है, तुम्हारा याद रखिएगा। इसलिए निर्वात पैदा करने में मतलब गैसों का अवशोषण कर लेता है। गैसों का अवशोषण करने में भी इसका उपयोग हुआ ना। अवशोषण नहीं बोलेंगे, इसे अधिशोषण बोलेंगे, याद रखिएगा। अपनी सतह से गैसों का अवशोषण करना अधिशोषण होता है। गैसों का अधिशोषण कर लेता है, अपनी सतह से गैसों को अवशोषित करना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है, तो ये अधिशोषण कर लेता है, याद रखना, गैसों का। तो वहां पर तुम्हारा निर्वात पैदा हो जाता है, वहां पर निर्वात पैदा हो जाता है, ये याद रखना है। दूसरा, अब एक और बात सुनना तुम लोग, जो कोयले की खानें होती हैं, कोयले की खानें, बात को सुनना पहले आपसे। ये जो कोयले की खानें होती हैं, जहां से कोयला निकाला जाता है, वहां पर बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं। वहां पर बहुत सारी जहरीली गैसें होती है, जिस वजह से जो वहां पर लोग काम करते हैं उनकी मौत हो सकती है। तो कोयले की खान में काम करने वाले जो लोग होते हैं, कोयले की खान में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो विशेष प्रकार का हेलमेट पहनते हैं। एक विशेष प्रकार का हेलमेट पहनते हैं जिसके ऊपर एक मास्क लगा होता है। उस हेलमेट के ऊपर मास्क लगा होता है, और वो तुम्हारा जो मास्क होता है वो चारकोल का बना होता है, लकड़ी के चारकोल का बना होता है, याद रखना। तो जब कोयले की खानों में जाएंगे तो आपको पता है कि जो चारकोल होता है वो गैसों का अधिशोषण कर लेता है, और इस वजह से जो कोयले की खानों में काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने हेलमेट पर विशेष प्रकार का मास्क पहनते हैं, और वो मास्क तुम्हारा चारकोल का बना होता है। तो मैं यहाँ पे उपयोग और देता हूँ इसका। तो कोयले की खानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हेलमेट बनाने में, तो उनके ऊपर का जो हेलमेट होता है उस पर विशेष मास्क लगा होता है। वो मास्क तुम्हारा लकड़ी के चारकोल का होता है। अगर आप लोगों ने कभी सिगरेट पिया हो, सिगरेट पीते हो, तो सिगरेट के पीछे का जो फिल्टर होता है, सिगरेट के पीछे का जो फिल्टर होता है, पीछे का फिल्टर जो होता है, फिल्टर लकड़ी के चारकोल का बना होता है, लकड़ी के चारकोल का बना होता है, ध्यान सुनना।
और तुम्हें पता है कि जब लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में हम तंबाकू का प्रयोग करते हैं। सिगरेट में तुम्हारी तंबाकू होती है, याद रखना। तंबाकू मतलब निकोटीन होती है, वहां निकोटीन होती है और सिगरेट की धुएं में इसी निकोटीन की वाष्प निकलती है। सिगरेट के धुएं में जब तंबाकू को तुम जलाओगे, जब जलाओगे तो वहां पर निकोटीन की वाष्प बनेगी और इस निकोटीन की वाष्प से व्यक्तियों में कैंसर हो जाते हैं। ये एक जहरीला पदार्थ होता है जिससे ये गैसीय रूप में निकलता है, जिससे व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है, याद रखें। इसलिए जो सिगरेट के पीछे का फिल्टर होता है लकड़ी के चारकोल का बना होता है और जब धुआं निकलता है तो उस निकोटीन की वाष्प को सोख लेता है, उस निकोटीन की वाष्प को सोख लेता है, इसलिए उन लोगों में कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिगरेट के पीछे का फिल्टर किसका बना होता है तो याद रखिएगा ये आपका बना होता है लकड़ी के चारकोल का। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीनी आती है, आजकल चीनी आती है, वो चीनी बिल्कुल सफेद होती है, लेकिन जब हम गन्ने के रस से चीनी बनाते हैं तो चीनी में बहुत सारी शुद्धियां रह जाती हैं, बहुत सारी शुद्धियां होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो चीनी को शुद्ध करने के लिए भी हम हड्डी के चारकोल का उपयोग करते हैं। चीनी के शुद्धिकरण में, ध्यान से सुनना ये बात, चीनी के शुद्धिकरण में हड्डी के चारकोल का उपयोग करते हैं। हड्डी के चारकोल का उपयोग करते हैं। तो जो लोग शाकाहारी बन के घूम रहे होते हैं, व्रत करते हैं और वो चीनी खाते हैं, तो याद रखना उस चीनी को जंतुओं की हड्डियों से निकाल, जो हड्डी होती है उस हड्डी को 1000 से 1400 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है तो वो तुम्हारा चारकोल बन जाता है। उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और जब उसको चीनी में से निकाला जाता है तो चीनी के अंदर जो शुद्धि होती है वो उसको अधिशोषित कर लेता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है और इस प्रकार तुम्हारी चीनी शुद्ध हो जाती है। तो चीनी के शुद्धिकरण में हड्डी के चारकोल का उपयोग करते हैं, हड्डी के चारकोल का उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि जो चारकोल होता है ये निर्वात पैदा कर देता है, मतलब गैसों का अधिशोषण कर लेता है और इसी वजह से हम जो कोयले की खानें होती हैं, ये मीठा कैसे नहीं कोयले की खानों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी को हेलमेट होते हैं, हेलमेट बनाने में और हेलमेट पर मास्क लगा होता है, वो मास्क तुम्हारा चारकोल का बना होता है। इसी प्रकार सिगरेट के पीछे का जो फिल्टर होता है वो लकड़ी के चारकोल का बना होता है और चीनी के शुद्धिकरण में हम चारकोल का उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि चारकोल जो होता है वो गैसों का अधिशोषण करने की ताकत रखता है। आगे बात कर रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो चारकोल हमने पढ़ लिया, कोक हमने पढ़ लिया है और हमने कोयले पर चर्चा कर ली है। इसके बाद जो चौथा रूप होता है तुम्हारे एक्स के रूप में, वो होता है कार्बन ब्लैक, या तो इसको हम कार्बन ब्लैक बोल देते हैं, या इसे हम कार्बन का चूर्ण बोल देते हैं, कार्बन का चूर्ण बोल देते हैं, या फिर इसको हम काजल भी बोलते हैं। अभी कैसे बनता है ध्यान सुनना। कोयले का निर्माण हमने बात की, लाखों करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे जब जीव दब गए थे तो पृथ्वी का दाब अधिक था और ताप अधिक था। कोक की हमने बात की कि कोई भी कार्बन या कोयला लीजिए आप, कोयले का भंजकाशरण कर दो। और चारकोल के लिए हमने बात की है कि चारकोल जो तुम्हारा होता है इसको बनाने के लिए वायु की सीमित मात्रा में तुम कार्बनिक पदार्थों को, जो कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन होता है, उन कार्बनिक पदार्थों को गर्म कर लो। वहां हमने केवल उसको गर्म करने की बात की है। कार्बन ब्लैक या कार्बन चूर्ण या काजल बनाने के लिए तुम कार्बनिक पदार्थों को जलाना पड़ेगा, कार्बनिक पदार्थों को जलाना पड़ेगा और जलाने के लिए तुम्हें वायु चाहिए होगी। बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज जलेगी नहीं। तो वायु की अधिकता में जब तुम कार्बनिक पदार्थों को जलाओगे तो तुम्हें कार्बन ब्लैक या कार्बन का चूर्ण प्राप्त होता है या काजल प्राप्त हो जाता है। तो तुम लोगों ने घर में देखा होगा कि हमारी जो दादी माँ या नानी माँ हुआ करती थी, जो काजल निकालती थी तो वो या तो घी का उपयोग करती थी या तेल का उपयोग करती थी। घी और तेल दोनों कार्बनिक पदार्थ है और घी और तेल से जब काजल निकालती थी तो उसको एक जो घर होता था उस घर में मोरी रखी होती थी नीचे, जहां पर हवा का दाब बहुत ज्यादा होता था। एक ऊपर रोशनदान होता था, नीचे छोटी मोरी रखी होती थी। छोटी मोरी इसलिए रखी होती थी ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश करें कमरे में, और रोशनदान इसलिए ऊपर रखा जाता था ताकि गर्म हवाएं जो है वो बाहर चले जाए। फिर गर्म हवाएं हल्की होती है, ऊपर जाती है और ऊपर जाएंगी तो रोशनदान से बाहर फेंकी जाएंगी और ठंडी हवाएं जो पृथ्वी के आसपास नीचे होती हैं वो ठंडी हवाएं मोरी के अंदर से जब प्रेशर से आएगी, क्योंकि छोटा मोरा हुआ करता था, छोटा सुराख हुआ करता था, याद रखिएगा। और जब वहां से प्रवेश करती थी हवाएं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हुआ करती थी और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हुआ करती थी, याद रखना, तो उसमें से वहां पर घी को रख के जलाया जाता था, ऊपर कटोरी रख देते थे ऐसे करके, और जब वो घी जल रहा होता था उससे जो कार्बन के छोटे छोटे कण बन रहे थे तो हमने उसी को नाम दे दिया था काजल। और इसका उपयोग तुम आंखों में डालने के लिए, सुरमा बनाने में करते थे। तो मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे, मेरी बात समझ पाए होंगे कि हम इस प्रकार इसका निर्माण कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा। कार्बनिक पदार्थों को वायु की अधिकता में, अब वायु की यहां अधिकता है, चारकोल बनाने के लिए हमने वायु की मात्रा को सीमित रखा था, कम रखा था। वायु की अधिकता में कार्बनिक पदार्थों को वायु की अधिकता में जलाने पर, अब यहां जलाने की बात हो रही है, जलाने पर कार्बन ब्लैक या कार्बन चूर्ण या काजल प्राप्त होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है, याद रखना। इस काजल में प्योर कार्बन होता है, याद रखना, लगभग 100% के आसपास कार्बन होता है इसमें। तो तुम्हारा कार्बन ब्लैक या काजल जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है, अक्रिस्टलीय रूप है, याद रखना, क्रिस्टलीय नहीं है, अक्रिस्टलीय है। और एक बात तुम यहां पर और लिख लेना कि जो चीनी के शुद्धिकरण से, चीनी का जो हम चारकोल बना रहे थे, मैंने आपको बताया था शर्करा या चीनी का, थोड़ी सी बात इस पे मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ये जो चीनी का होता है, चीनी को लो तुम, चीनी भी कार्बनिक पदार्थ होता है, याद रखना। और जब चीनी, तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं, फिर उसके बाद शर्करा पर बात रहेगी, तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं इस काजल की बात पूरी कर लेता हूं। तो ये कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है, याद रखिएगा। और इस प्रकार ये तुम्हें कार्बन ब्लैक, कार्बन चूर्ण या काजल प्राप्त होता है जब कार्बनिक पदार्थों को तुम वायु की अधिकता में, और वायु की अधिकता का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अधिकता में जलाने पर कार्बन ब्लैक, कार्बन चूर्ण या काजल प्राप्त होता है। ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। अब इसके उपयोग क्या है, सुनना मेरी बात को आराम से। इसके उपयोग हम कहां करते हैं, तो बूट पॉलिश बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ये जो तुम्हारा कार्बन ब्लैक या कार्बन का चूर्ण होता है, इसका उपयोग हम काले रंग की स्याही बनाने में भी करते हैं। बूट पॉलिश बनाते हैं काले रंग की स्याही बनाने में करते हैं, याद रखिएगा, काले रंग की स्याही बनाने में करते हैं, बूट पॉलिश बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो टैप रिकॉर्डर होते हैं, या मैं ये कहूं कि तुम्हारी फोटोस्टेट की जो मशीन होती है, फोटोस्टेट की मशीन की इंक बनाने में, स्याही बनाने में जो पाउडर काम आता है, कार्बन का जो पाउडर काम आता है फोटोस्टेट की मशीन में, वो तुम्हारा कार्बन का चूर्ण होता है और इस विधि से बनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर इसके उपयोग की बात करूं तो काजल या सुरमा बनाने में, काजल यानी सौंदर्यवर्धक सामग्री बनाने में, सौंदर्यवर्धक सामग्री जैसे काजल, जैसे तुम्हारा काजल, बाबा रामदेव वाला काजल, या जो भी काजल तुम घर पे बनाते हो या जो मार्केट में काजल आता है उसी प्रकार बनाया जाता है काजल। या मैं कहूं कि सुरमा बनाने में, याद रखना, सुरमा बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये तुम्हारे उपयोग थे किसके, काजल के, कार्बन चूर्ण के या कार्बन ब्लैक के। तो हमने बातें की है तुम्हारे कार्बन के क्रिस्टलीय रूप की, और हमने बात की है आपके कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप की। तो दोनों प्रकार की हमने बातें कर ली, इनके उपयोग क्या रहते हैं वो सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली है। अब एक छोटी सी बात जो बीच में रह गई थी मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो हमने शर्करा का चारकोल बनाया था, तो नोट डाल के लिख लेना तुम लोग, नोट डाल के लिख लेना। तो ये जो शर्करा है, जितनी तुम्हारी शर्करा है, जैसे चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O गया, ये तुम्हारी चीनी है,
और जब चीनी को तुम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो, याद रखना, जब इसको गर्म करते हो वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हो, जब तुम इसको गर्म करोगे चीनी को या शर्करा को, तो यहाँ पर तुम्हें जो कार्बन का रूप प्राप्त होगा उसे तुमने चारकोल कहा, उसको तुमने चारकोल कहा, ये तुम्हें चारकोल प्राप्त होता है, कार्बन का रूप प्राप्त होता है। तो ये रहा तुम्हारा चीनी, और इस चीनी को तुम बहुत ज्यादा मात्रा में वायु सीमित मात्रा में गर्म करो तो यहाँ तुम्हारा ये 12 कार्बन प्राप्त हो गया है। ये जो 12 कार्बन थे इस प्रकार तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा यहाँ से ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। आसमान कर रहे हो तुम लोग, पंचकाश में हो रहा था ना, तो जल के अणु जो है यहाँ से बाहर निकल गए हैं। तो तुम्हें जो ये प्राप्त होता है चीनी का चारकोल, ये भी तुम्हारा अक्रिस्टलीय रूप में सबसे शुद्ध अपरूप है, सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय रूप है। ये कार्बन का सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय रूप है, सबसे शुद्ध अक्रिस्टलीय रूप है तुम्हारा चीनी का चारकोल या शर्करा का चारकोल। चीनी का चारकोल या शर्करा का चारकोल जो है वो तुम्हारा सबसे शुद्ध रूप है अक्रिस्टलीय में। वैसे हीरा सबसे शुद्ध रूप होता है, याद रखना, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप तुम्हारा हीरा होता है, और अगर अक्रिस्टलीय में बात करें तो सबसे शुद्ध होगा तुम्हारा चीनी का चारकोल, और इसके बाद होगा तुम्हारा काजल। ये भी शुद्ध होता है और इसका उपयोग तुम लोग सौंदर्यवर्धक सामग्री बनाने में करते हो, काजल का उपयोग। तो उम्मीद करता हूं कि तुमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप जो पढ़े हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार की यही बात तुम्हारे पेपर में पूछी जाती है। चलिए, तो हमने बातें कर ली तुम्हारे कार्बन के रूप में, और कार्बन के रूप में हमने बात की है तुम्हारे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में। तो मैं थोड़ा सा दोहरा दे रहा हूं 2 मिनट के लिए। हमने क्या पढ़ा है? कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में हमने कोयला पढ़ा है, कोक पढ़ा है। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करो, और गर्म करोगे तो तुम्हें कोक प्राप्त होगा। 80 से 85% तक कार्बन होगा, और जब जलाओगे तो बिना धुएं के साथ जलेगा। प्रश्न आता है कार्बन का कौन सा रूप बिना धुएं में जलता है? तो कोक जलेगा। चारकोल, वायु की सीमित मात्रा में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करना है, जलाना नहीं है। गर्म करना तो चारकोल प्राप्त होगा। चारकोल गैसों का अवशोषक होता है। तुम लकड़ी का चारकोल बना सकते हो, तुम जान तो चारकोल बना सकते हो, जंतु में हड्डी और ब्लड का भी चारकोल बना सकते हो, तुम लोग याद रखना। और चीनी का भी चारकोल बना सकते हो, चीनी एक कार्बनिक पदार्थ होती है। और जब तुम्हें चारकोल प्राप्त हो जाएगा तो गैसों का अधिशोषण कर लेता है, गैसों को अवशोषित करने की ताकत पाई जाती है तुम्हारे चारकोल में। और यही कारण है कि इसका उपयोग हम सिगरेट के फिल्टर में करते हैं। इसका उपयोग हम जो आपके कोयले की खानों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो एक विशेष प्रकार के हेलमेट पहनते हैं, या तुमने कभी देखा होगा जो सफाई कर्मचारी आते हैं शहरों में, वो जो सीवरेज को साफ करते हैं, तो वो भी विशेष प्रकार का हेलमेट पहनते हैं मुंह पे, क्योंकि जब वो लोग सीवरेज की सफाई करने उतरेंगे तो वहां पर बहुत सारी जहरीली गैसें होती है। तो तुम लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति सीवरेज में उतरता है उसकी मौत हो जाती है, तो मौत होने के कारण वहां की जहरीली गैसें हैं। इसलिए सरकारें जो होती हैं या जो प्रशासन वहां का होता है ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष हेलमेट बनवाता है, और उस हेलमेट के ऊपर जो होता है वो एक विशेष प्रकार का मास्क लगा होता है, और जो मास्क होता है वो चारकोल का बना होता है। तो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में लास्ट हमने काजल और उस पर बातें की हैं। चलिए, तो अब हम ईंधन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है उसमें ईंधन से भी प्रश्न बनते हैं कार्बन के रूप में। हम कार्बन पर यौगिकों पर और भी चर्चा करेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा, याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्यूल या ईंधन की। कार्बन में अब हम पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ईंधन पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। मैं तुम्हें ईंधन पढ़ा रहा हूं। ईंधन क्या है ध्यान से सुनिएगा। इसे फ्यूल भी कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में क्या रखेंगे? कोई भी ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है, कोई भी ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है वो तुम्हारी ईंधन है। जलाना है, और जलाने वाली गैस हमेशा ऑक्सीजन होगी। जलने वाला पदार्थ हमेशा कार्बन होगा, जलने वाला हमेशा कार्बन होगा, और जलाने वाली हमेशा ऑक्सीजन होगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना तुम लोग। जलने वाला मोस्टली कार्बन होता है और जलाने वाली ऑक्सीजन होती है। तो ईंधन क्या? वे सभी पदार्थ जिनको जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है तुम्हारे ईंधन कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जिनको जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है ईंधन कहलाते। तो कोई भी ऐसे पदार्थ जिनको तुम जलाओगे और जलाने पर तुम्हें ऊष्मा प्राप्त होती है तो वो तुम्हारे ईंधन कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये परिभाषा समझ में आई होगी। तो क्या प्राप्त होती है याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्राप्त होती है वो तुम्हें ऊष्मा प्राप्त हो रही है, और ऊष्मा प्राप्त होना ही तुम्हारे ईंधन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या है, तो 2 विशेष बातें जो तुम्हें इसमें याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बातें याद रखना अच्छे ईंधन के लिए। क्या आपको ये पता है कि अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? लोग तो ऑनलाइन बैठे हैं, आप बता सकते हैं मुझे, आप बता सकते हैं जितना भी आपको आए, आप मुझे बताइएगा कि अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती है। आप बताइएगा मुझे कि अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती है। लोग तो ऑनलाइन बैठे लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर वालों, मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद होती है कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं, हल्की फुल्की तो आती होंगी, कहीं ना कहीं जीवन में कभी पढ़ाया भी होगा तुम लोगों ने। तो अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? विनोद, बिल्कुल अच्छा ईंधन बताइएगा मुझे। कोमल, सुनीता, चलिए मैं बताता हूं आपको क्या रहेंगी अच्छे ईंधन की विशेषताएं। चलिए, पहली बात, ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए, क्लोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। एक अच्छे ईंधन की मैं यहां पर मार्कर चीज कर लेता हूं, सुनो। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। क्लोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। तो याद रखना, अच्छा ईंधन वो होगा जिसका ऊष्मीयमान अधिक होगा। ऊष्मीयमान का मतलब है कि किसी ईंधन को तुम जला रहे हो और वो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा देना चाहिए, तो इसका ऊष्मीयमान ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरी विशेषता क्या रहेगी? एक अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए। एक अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए। अब ये क्या वाला है, ध्यान से सुनना। ज्वलन ताप क्या होता है? इग्निशन वैल्यू बोलते हैं। ज्वलन ताप क्या है? चुनना। किसी भी ईंधन को जलाने के कम से कम ताप चाहिए। कोई भी ईंधन है अगर वो जलाएं हम तो हल्के से ताप पर ही जल जाना चाहिए, तो वो तुम्हारा ज्वलन ताप होता है। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनना आराम से। जैसे तुम्हारे पास एक गीली लकड़ी है, और एक तुम्हारे पास सूखी लकड़ी है, और एक तुम्हारे पास पेट्रोल रखा हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि कौन सा ऐसा पदार्थ इन तीनों में रहेगा जो जल्दी ही जल जाएगा, कम ताप पर ही जल जाएगा, तो आप कहोगे कि पेट्रोल हल्के से चिंगारी से भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ज्वलन ताप। किसी भी ईंधन को जलाने के लिए वह न्यूनतम ताप जो किसी भी ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक होता है, ज्वलन ताप कहलाता है। और मैं इसमें बात करूं तुम्हें गीली लकड़ी की, तो गीली लकड़ी को जलाने के लिए तुम्हें ताप बहुत ज्यादा देना पड़ेगा।
इस वजह से गीली लकड़ी, और अगर हम डीजल की पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का जलन ताप कम है, वो जल्दी जल जाता है, हल्के ताप पर जल जाता है, और इस वजह से वो एक अच्छा ईंधन माना जाता है, वो एक अच्छा ईंधन माना जाता है, याद रखिएगा। तो एक अच्छे ईंधन का जो ज्वलन ताप है वो कम होना चाहिए। तो दो विशेषताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए, ऊष्मीयमान का मतलब है कि जलाने पर ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए, और एक इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं, तीसरी विशेषता की अगर बात करते हैं यहाँ पर एक अच्छे ईंधन का भंडारण आसान होना चाहिए, भंडारण आसान होना चाहिए। भंडारण आसान का मतलब होता है उसे आसानी से स्टोर कर लेना चाहिए, जल्दी से वो स्टोर हो जाना चाहिए, उसका भंडारण आसान होना चाहिए। अच्छा, चौथी बात क्या रहेगी, तो एक अच्छे ईंधन की अगर हम बात करें, एक अच्छे ईंधन का परिवहन आसान होना चाहिए। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट आसान होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए हम, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए हम, याद रखिएगा। और पांचवी बात सस्ता होना चाहिए। ये विधि बातें होती हैं, इन पर प्रश्न कम आते हैं, याद रखना। एक अच्छे ईंधन सस्ता होना चाहिए, ये चिप बातें होती हैं। प्रश्न जो बनता है वो दो बातों से बनेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊष्मीयमान ज्यादा होना चाहिए, और एक अच्छे ईंधन का जो ज्वलन ताप है, जिसको जलाने के किसी भी ईंधन को जो ताप चाहिए वो कम होना चाहिए। तो ये दो बातें तुम्हारे अच्छे ईंधन में आनी चाहिए। चलिए, तो मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ ज्वलन ताप पर कर देता हूँ। ये ज्वलन ताप क्या है, तो ये तुम्हारा ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जो किसी ईंधन को जलाने में काम आता है, ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जो किसी ईंधन को जलाने में, जो किसी ईंधन को, या वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जल जाता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जल जाता है, जल जाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। और एक अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए, एक अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए, ज्वलन ताप कम होना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हें पता है कि सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना मेरी बात को आराम से। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, लेकिन गुब्बारों में कभी भी हाइड्रोजन नहीं भरते। सबसे हल्की गैस तुम्हारी हाइड्रोजन है, और इसका हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन तुम हीलियम भरते हो, हीलियम का भार 4 ग्राम होता है। गुब्बारों में हम हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम गैस भरने का कारण है कि एक निष्क्रिय गैस होती है, और हाइड्रोजन ना भरने का कारण है कि बहुत क्रियाशील गैस है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील गैस होती है, याद रखिएगा। और ये 30 से 35 डिग्री तापमान पर ही आग पकड़ लेती है। 30 से 35 डिग्री तापमान पर क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसीलिए गुब्बारों में कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं भरते हम, यानी ये गैस 30 डिग्री तापमान पर क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसका मतलब है कि 30 डिग्री तापमान तो बहुत कम तापमान हो, जिस पर आग पकड़ रही है। तो इस आधार पर तुम्हारा हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन है, याद रखिएगा तुम लोग इस बात को। आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर हम बात करें पेट्रोल की, तो तुम हाइड्रोजन को रखो 35 डिग्री तापमान पर, तुम पेट्रोल को रखना। पेट्रोल को जलाने के लिए हाइड्रोजन से ज्यादा तापमान चाहिएगा। इसलिए पेट्रोल की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन पेट्रोल से अच्छा ईंधन इसलिए हो जाता है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप थोड़ा ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन का ज्वलन ताप थोड़ा कम, इसलिए वो अच्छा ईंधन है। क्या मेरी बात को समझ पाए हो, ये ज्वलन ताप वाली कहानी। चलिए अगली बात हम करते हैं कि ऊष्मीयमान क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ऊष्मीयमान। तो एक ईंधन की एक पर्टिकुलर मात्रा लो, तुम 1 किलो, आधा किलो या 1 लीटर, आधा लीटर तुम ईंधन लो, उसको जलाओ तुम, और तुम्हें जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उसका ऊष्मीयमान कहते हैं, इकाई ग्राम या किलोग्राम ईंधन को, इकाई ग्राम या किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं, ऊष्मीयमान कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भी होता है। तो याद रखना, उसमें कोई पर्टिकुलर ईंधन लो, तुम 1 ग्राम ले लो या 1 किलोग्राम ईंधन ले लेते हो, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ईंधन लेते हो, मतलब तुमने 1 किलोग्राम ईंधन लिया, इसको जलाया, और जो तुम्हें उस ईंधन को जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती है वही उस ईंधन का ऊष्मीयमान है, याद रखिएगा, वही उसका ऊष्मीयमान है। ऊष्मीयमान का जो मात्रक होता है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। ये एक अच्छे ईंधन की विशेषताओं में आती है, बातें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस आधार पर अगर हम बात करें तो तुम्हारा जो हाइड्रोजन होता है उसका जो ऊष्मीयमान होता है वो 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। 1 किलो अगर हाइड्रोजन तुम लोगे तो तुम्हें 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से तुम्हें इतनी ऊष्मा प्राप्त होती है। वही अगर मैं पेट्रोल की बात करता हूं तो 1 लीटर के आसपास तुम पेट्रोल लेते हो या 1 लीटर के आसपास लेते हो तो तुम्हें 48,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम में, मैं एक बार इसको रख रहा हूं, बाकी पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है, मैं यहाँ पर किलोग्राम में मात्रा ले रहा हूं। तो किलोग्राम में जब लोगे तो तुम्हें 48,000 ही किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होगी। और वही मैं अगर यहाँ पर डीजल की बात कर लेता हूं, मैं गोबर के उपले या लकड़ी लेता हूं, गोबर के जो उपले होते हैं, जो पशुओं का गोबर सुखा लेते हो तुम, उस गोबर के उपलों की अगर हम बात करें, ये तुम्हारा डीजल रहेगा। गोबर के जो उपले हैं, ये गोबर के उपले हैं, अगर तुम इसको जलाओगे तो इससे तुम्हें 8,000 किलो जूल ऊर्जा ही प्राप्त होती है प्रति किलोग्राम में, और डीजल को जलाओगे तो 35,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम प्राप्त होगी। तो आप मुझे बताइएगा कि इनमें सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तुमने सबकी बराबर मात्रा ली है, तो इस आधार पर देखा जाए तो हाइड्रोजन इस प्रकृति का सबसे अच्छा ईंधन है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा, इसका ज्वलन ताप भी सबसे कम। इसलिए अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा ईंधन कौन होता है तो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा मैं 2 बातें इसमें और बता देता हूं, मैं यहाँ लिखवा देता हूं, तुम लोगों को लिखवा देता हूं, क्योंकि तुम्हें दर्द उत्पन्न हो जाएंगे, ये हमें अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, चीजों को समझते चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ईंधन, और ईंधन के बाद मैं इसका ऊष्मीयमान यहाँ लिख रहा हूं, ये रहा इसका ऊष्मीयमान। तो मैंने ईंधन में गोबर के उपले लिए हैं, और इसको जब तुम जलाओगे तो ये किलो जूल प्रति किलोग्राम में मात्रा लेंगे हम,
तो इससे लगभग 8000 किलो जूल के आसपास ऊष्मा प्राप्त होगी। अगर तुम लकड़ी लेते हो तो तुम्हें लगभग 17000 किलो जूल के आसपास मिलेगी। लकड़ी ईंधन है तुम्हारा, याद रखिएगा। अगर तुम लेते हो केरोसिन लेते हो तो जो केरोसिन को जलाओगे तो लगभग तुम्हें 35000 के आसपास किलो जूल के आसपास ऊर्जा प्राप्त होगी। तुम वही डीजल लेते हो तो तुम्हें लगभग 45000 किलो जूल मिलेगा। वही तुम अगर पेट्रोल ले रहे हो तो तुम्हें 48000 किलो जूल के आसपास एनर्जी प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। और पेट्रोल के साथ अगर तुम लेते हो सीएनजी तो सीएनजी से तुम्हें मिलेगा 50000 किलो जूल के आसपास। और अगर तुम लेते हो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो तुम्हें मिलेगा 55000 किलो जूल। और अगर वहीं पर तुम हाइड्रोजन ले लेते हो तो इससे तुम्हें 1,50,000 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो थोड़ा तुम देखना इस बात पे, उसमें मान के आधार पर देखना। ये जो दो बातें हमने ली हैं ये दोनों तुम्हारे ठोस ईंधन है। लकड़ी और गोबर के ऊपर तुम्हारे कैसे ईंधन है, याद रखिएगा। अगर कोयले की बात करो तो 25000 के आसपास मिलेगा, ये ठोस ईंधन है। ये तीन जो तुम्हारे सामने लिखे पड़े केरोसिन, डीजल और पेट्रोल, ये तुम्हारे द्रव ईंधन है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तुम्हारे गैसीय ईंधन है। ये तुम्हारे गैसीय ईंधन है, याद रखना। और इस आधार पर अगर हम बातें करें तो तुम्हें लग रहा है कि सबसे ज्यादा उसमें मान इन्हीं गैसीय ईंधनों का होता है। और यही कारण होता है कि इस प्रकृति में सबसे अच्छा ईंधन तुम्हारे गैसीय ईंधन को माना जाता है। अगर पत्र में पसंद आए कि सबसे अच्छा ईंधन कौन है तो याद रखिएगा ये तुम्हारा गैसीय ईंधन सबसे अच्छा ईंधन है, क्योंकि हम उसमें मान के आधार पर तो अच्छा ईंधन हम उसमें मान के आधार पर तुम्हारा अच्छा ईंधन बता रहे हैं। और इस आधार पर सबसे अच्छा ईंधन जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा तुम्हारा गैसीय ईंधन। और इस प्रकृति का सबसे अच्छा ईंधन रहेगा तुम्हारा हाइड्रोजन। अगर तुम पेट्रोल से किसी बाइक को चला रहे हो तो मान लेते हैं 50 किलोमीटर के आसपास प्रति लीटर में चलती होगी, लेकिन अगर वहीं हाइड्रोजन आ जाए तो देखो तुम वहां 45,000 किलो जूल मिल रहा था, यहाँ तुम्हें 1.5 लाख किलो जूल मिल रहा है, तो 3 गुना फर्क पड़ जाएगा। तो जो तुम्हारी बाइक 1 लीटर पेट्रोल से 50 किलोमीटर चलती है, वहीं अगर मैं 1 लीटर हाइड्रोजन डाल देता हूं तो 200 किलोमीटर तक तुम्हारा बाइक चलेगा। 200 किलोमीटर तक, जो कि हाइड्रोजन को कंट्रोल करना भी संभव नहीं है। हमारे पास अभी ऐसे इंजन नहीं बन पाए हैं, ऐसे उपकरण नहीं बना पाए हैं हम जो हाइड्रोजन को कंट्रोल कर सके। हमने केवल हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजनों में भरना सीखा है। वो इंजन बहुत महंगे होते हैं और वो तुम्हारे रॉकेट में लगाए जाते हैं। कार बस ट्रकों के लिए अभी तक हमने ऐसा कोई इंजन या ऐसा कोई उपकरण नहीं बना पाए जो तुम्हारे हाइड्रोजन को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत क्रियाशील गैस होती है जो 30 से 35 डिग्री तापमान प्राप्त कर लेती है। इसके लिए बनाए जाते हैं क्रायोजेनिक इंजन, लेकिन वो बहुत महंगे पड़ते हैं और टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। अभी तक केवल हम उनका उपयोग रॉकेट में कर पा रहे हैं। भविष्य में हम देखेंगे कि इस प्रकार के हम इंजन बना लें, इस प्रकार के उपकरण बना लें तो तुम्हारे हाइड्रोजन को कंट्रोल कर सकें। तो याद रखिएगा इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहेंगे। हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में प्रत्येक बात, तो मैं वहां पर बता दूंगा कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कह रहे हैं और बात आप लोग समझ भी गए होंगे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कह रहे हैं। तो हमने बात स्टार्ट की दोस्तों ईंधन पर, और ईंधन की हमने केवल बेसिक बातें पढ़ी हैं। कल मैं तुम्हें ठोस द्रव और गैसीय ईंधन पर चर्चाएं करूंगा और इनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और हमने इन ईंधनों के साथ साथ थोड़ी बहुत बातें तुम्हारे इंजन पर भी करेंगे कि इंजन भी क्या होते हैं, ये बातें भी हम करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल नई बातों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, दिन शुभ हो आप लोगों का।